जेनिफर्स बॉडी, अ 2009 कल्ट फिल्म जिसमें कुछ बैंड मेंबर्स ने एक लड़की की हत्या की थी ताकि वो सब फेमस हो जाए। पर क्या आप जानते हैं कि एक रियल लाइफ इवेंट से काफी मिलती है, जिसमें एल्सी मैरी पार्लर नाम की एक लड़की की बलि कुछ बैंड मेंबर्स ने ली थी ताकि वो सब फेमस हो जाए। अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में एंड लेट्स फाइंड द ट्रुथ बिहाइंड जेनिफर्स बॉडी। एल्सी मैरी पार्लर का जन्म 24 अप्रैल 1980 टेम्पल्टन कैलिफोर्निया में हुआ था। एल्सी के माता पिता लिसन और डेविड के 4 बच्चे थे, जिसमें एल्सी मैरी सबसे बड़ी थी। जल्दी ही वो सभी एक दूसरे शहर ओरेगन ग्रांडे कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। एल्सी एक बेहतरीन स्टूडेंट थी जो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी काफी आगे थी। एल्सी एक खुले मिजाज की लड़की थी और काफी जल्द किसी को भी अपना दोस्त बना लेती, जिस वजह से वो अपने फ्रेंड सर्कल में काफी पॉपुलर थी। एल्सी की एक्सट्रोवर्ट नेचर की वजह से उसे जल्दी ही शराब और ड्रग्स की आदत हो गई, जिस वजह से एक बार उसे स्कूल से सस्पेंड भी किया गया जब स्कूल को उसकी अंडरएज ड्रिंकिंग के बारे में पता चला। एल्सी के माता पिता ने जल्दी अपनी बेटी को सही रास्ते में लाने के लिए एक रिहैब सेंटर मारिपोसा रिकवरी सेंटर में दाखिला करवाया ताकि उनकी बेटी जल्द रिकवर हो पाए। पर यहाँ ये अनजाने में ही सही एक बड़ी गलती कर बैठे। रिकवरी सेंटर पर एल्सी की मुलाकात जेकब डुलसमुथ से हुई, जो एल्सी के ही स्कूल में पढ़ता था, पर इनकी पहले कभी आपस में मुलाकात नहीं हुई। जेकब और उसके दोस्त जोसेफ फियोरेला एंड रोइस केसी की इमेज स्कूल और शहर में काफी बुरी थी और हमेशा स्कूल पर इनकी कंप्लेंट्स आती ही रहती। इन तीनों ने मिलकर एक हेवी बैंड भी बनाया था जिसका नाम हेट्रेड यानी कि नफरत था। ये बैंड मेंबर्स एक दूसरे बैंड स्लेयर को भी आइडियलाइज किया करते थे। अगर आपने कभी स्लेयर बैंड के बारे में सुना है तो आप ये जानते ही होंगे कि स्लेयर बैंड एक काफी पॉपुलर हेवी थ्रैश मेटल बैंड है जिसे बिग फोर ऑफ थ्रैश मेटल भी कहा जाता है। इस बैंड ने काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जैसे कि मर्डर, सैटन, ह्यूमन सैक्रिफाइस, रेसिज्म पर सॉन्ग्स लिखा है और इनफैक्ट स्लेयर का मतलब ही सैटन लव्स एज यू इटर्नली रॉट है। यप, आई नो, प्रीटी क्रिएटिव एंड क्रीपी एट द सेम टाइम। सो ये 3 स्लेयर बैंड से काफी ऑब्सेस्ड थे और कई घंटों तक इनकी गानों को सुना करते और साथ ही इन सबको काला जादू के ऊपर किताबें पढ़ने का चस्का भी चढ़ गया। पर इन सब में से सबसे ज्यादा काला जादू और ओकल्ट पर इंटरेस्ट रखने वाला जोसेफ था। रिकवरी सेंटर पर एल्सी की दोस्ती जैकब के साथ हो गई और जल्दी जैकब ने एल्सी को अपने इन 2 दोस्तों से भी मिलाया। हालांकि एल्सी के दोस्तों ने एल्सी को समझाया कि वो इन लड़कों से दूर रहे, पर एल्सी ने इन तीनों से अपनी दोस्ती जारी रखी। एल्सी से मुलाकात करने के बाद इन लड़कों के बीच एल्सी को लेकर पागलपन बढ़ने लगी। सिंस इनकी बैंड हेट्रेड कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो इन्होंने सोचा कि अगर ये शैतान को खुश कर दे तो इनकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी और इन्होंने सोचा कि शैतान को खुश करने के लिए इंसानी बलि से बेहतर और कुछ नहीं, इन्हें एक इंसान की तलाश थी। और तभी इनके जहन में आया कि बलि देने के लिए एल्सी से अच्छी लड़की शायद ही उन्हें कहीं मिले। एल्सी जो खूबसूरत थी, जिसकी आंख झील जैसी नीली, बाल सुनहरी और जो अभी तक वर्जिन है, उनके ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए सही कैंडिडेट रहेगी। कुछ लोग ना किस हद तक गिर सकते हैं इनके सोच से ही पता चलता है। अब एल्सी भी ये एहसास करने लगी थी कि जेकब और उसके दोस्त कुछ अजीब गरीब हरकत कर रहे हैं। एल्सी ये नोटिस कर लेती है कि ये 3 हमेशा एल्सी को अजीब नजर से घूरा करते हैं और एल्सी ने कई बार इन तीनों को अपने घर के बाहर भी देखा था। ये बात एल्सी ने अपने दोस्तों को भी कही। एल्सी के दोस्तों ने उसे वार्न किया कि वो किसी भी कीमत में इन लड़कों से ना ही मिले और ना ही बात करे। पर एल्सी जो किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहती थी, उन लड़कों से बातें करना और मिलना जुलना चालू रखी। एक दिन जब एल्सी अपने घर की तरफ स्कूल से आ रही थी तब जेकब और उसके दोस्तों ने उसे हाथ का इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। एल्सी जब उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि नीचे पानी के नाले में कोई आदमी गिरा है और मदद के लिए पुकार रहा है। पर जब एल्सी नाली की ओर देख रही थी कि तभी एक लड़के ने उसे पीछे से धकेल दिया, जिस वजह से एल्सी नीचे आ गिरी और जेकब का एक दोस्त छुरी लेकर एल्सी की ओर बढ़ने लगा। किस्मत से उसी समय एल्सी की माँ वहां आ पहुंची और ये लड़के वहां से डरकर भाग गए। Alright, this was a big red flag. एल्सी को अब तक समझ लेना चाहिए था कि इन लड़कों की नीयत कुछ ठीक नहीं, पर एल्सी ने सोचा कि वो इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। भला उसके दोस्त उसे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? एल्सी ने तो कभी उन लोगों का बुरा नहीं चाहा, राइट? एल्सी के माता पिता भी इस घटना के बाद काफी चिंतित हो गए, पर एल्सी ने उन्हें समझाया कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। वो सारे लड़के एल्सी के दोस्त हैं और वो सब एल्सी से मजाक कर रहे थे। 22 जुलाई 1995 एल्सी को एक फोन कॉल आया और ये फोन कॉल जेकब का था। जेकब ने एल्सी को मिलने को बुलाया। एल्सी, जिसे अब तक समझ लेना चाहिए था कि उसे इन लड़कों से दूर रहना चाहिए, जेकब की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती है और रात के समय अपने घर से छुपकर उन लड़कों से मिलने चली गई। और ये एल्सी की सबसे बड़ी आखिरी गलती थी। एल्सी उन लड़कों के साथ अपने घर के पीछे वाली जंगल की तरफ चली गई जहाँ वो सब कैनबीस फूकने लगे।
जल्दी एल्सी नशे में आ गई और तब जेकब ने पीछे से अपने बेल्ट को एल्सी की गर्दन पर घुमाकर उसे नीचे गिरा दिया। रॉयस ने एल्सी का हाथ पांव को जकड़ कर रखा ताकि वो भाग ना पाए। फिर जेकब ने एक हंटिंग नाइफ को एल्सी की गर्दन पर दे मारा। इन दरिंदों ने बारी बारी कर एल्सी को करीब 12 बार स्टैब किया, पर एल्सी अभी भी जिंदा थी और दर्द से अपनी माँ को पुकार रही थी। पर इन्होंने एल्सी को जल्द मारने के लिए एल्सी को कई बार अपने पैरों तले कुचला और जब एल्सी ब्लड लॉस की वजह से मारी गई तब इन हैवानों ने एल्सी के मरे हुए शरीर को एक एक कर मोलेस्ट किया। अगली सुबह जब एल्सी के पेरेंट्स को पता चला कि एल्सी अपने कमरे में नहीं है, वो सब डर गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी खबर दी। पर पुलिस ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने सोचा कि एल्सी जो एक टीनेजर है सिर्फ घर से भागी होगी और वापस आ ही जाएगी। मीनवाइल ये तीन अपने स्कूल के दोस्तों के सामने अपनी करतूतों को बड़ा चढ़ा कर सुना रहे थे, पर किसी ने भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, विच इज कम्प्लीटली एब्सर्ड। इन तीनों के शहर और स्कूल पर ऑलरेडी इमेज काफी खराब थी और ये खुद इस बात को कन्फेस भी कर रहे थे। किसी ना किसी को तो इस बात को सीरियसली लेना चाहिए था। अब एल्सी को गायब हुए महीने हो चुके थे और एल्सी के पेरेंट्स अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान होने लगे थे। यहाँ पुलिस उनकी कोई काम नहीं आ रही थी। इनफैक्ट एल्सी की मां ने पुलिस को यह भी बताया कि किस तरह से पिछली बार इन तीनों लड़कों ने एल्सी को नाले में धकेला था, पर यहाँ पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। 9 महीने बीत चुके थे और अब तक एल्सी की खबर किसी को नहीं थी। एल्सी के माता पिता ने अपनी बेटी को ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की, पर उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनकी बेटी की लाश उनके घर से कुछ ही दूर जंगल पर है। यहाँ ये तीन अपनी जिंदगी को नॉर्मली जीने लगे थे और शायद एल्सी की हत्या के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता अगर रॉयस अपने गुनाहों को खुद कबूल नहीं करता। रॉयस जो अब एक रिफॉर्म क्रिश्चियन में बदल चुका था, अपने किए का पछतावा करने लगा और अब उसकी दोस्ती जेकब और जोसेफ से भी टूट गई थी और उसे डर था कि कहीं ये लोग उसे भी ना मार दे। रॉयस ने खुद पुलिस के पास जा अपने सारे गुनाहों को कबूल किया और एल्सी के छुपाए गए बॉडी का भी पता पुलिस को दिया। जब एल्सी के पेरेंट्स ने ये खबर सुनी तो वो पूरी तरह से टूट गए। एल्सी की मां का कहना था कि जब उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुए हादसे को सुना तो उन्हें लगा कि किसी ने उनकी छाती से उनके दिल को छीन लिया हो और अपने इस दर्द को वो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। 14 मार्च 1996 में बाकी के 2 लड़कों को भी हिरासत में लिया गया। इन दोनों ने एल्सी को मारने की बात को कन्फेस किया, पर इन दोनों ने कहा कि वो किसी भी तरह से शैतान के उपासक नहीं थे। उल्टा इन दोनों ने कहा कि स्लेयर की गानों की वजह से वो सब इन्फ्लुएंस हुए थे। इन तीनों को मर्डर चार्ज दिया गया। हालांकि इस दौरान उन सब की उम्र 18 साल से भी कम थी, पर फिर भी इन सब को किसी एडल्ट क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया और 25 साल की उम्र कैद दी गई, जो कि मेरे हिसाब से काफी कम है। और इसी साल रॉयस जो आरजे डोनोवन नाम के प्रिजन पर उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसे जेल से बेल मिलने ही वाली थी और वो जल्द रिहा होने वाला था, जिस पर एल्सी के पेरेंट्स को कोई आपत्ति भी नहीं थी। पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने गवर्नर से अपील की कि वो रॉयस को बेल ना दे, जहां गवर्नर ने रॉयस की बेल को रोक दिया और रॉयस को अपने बेल के लिए अगली हियरिंग तक रुकना होगा। जेकब और जोसेफ अभी भी अपनी सजा काट रहे हैं और भगवान करे कि ऐसे दरिंदे जेल पर ही सड़े। एल्सी के पेरेंट्स, जिनका मानना था कि उनकी बेटी की मौत स्लेयर और उनके जैसे बैंड के म्यूजिक की वजह से हुआ है, जो वायलेंट सैटेनिक मैसेजेस से टीनेजर्स को इन्फ्लुएंस किया करते थे। एल्सी के पेरेंट्स ने स्लेयर बैंड पर ही केस कर दिया, पर उनके केस को खारिज कर दिया गया सिंस जज का कहना था कि स्लेयर के लिरिक्स पर कभी भी किसी को मारने का इंस्ट्रक्शन या फिर डायरेक्शन कभी भी नहीं दिया गया, जिससे एल्सी मारी गई हो। कई साल बाद एक इंटरव्यू द वॉशिंगटन पोस्ट के दौरान जेकब ने कन्फेस किया कि स्लेयर की म्यूजिक मानसिक तौर से हानिकारक तो थी, पर स्लेयर की म्यूजिक से वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे, बल्कि ये सब जोसेफ की वजह से हुआ है। जोसेफ एल्सी को लेकर पागल था, वो एल्सी को किसी भी तरह से मारना चाहता था। तो कौन थे एल्सी की हत्या का कारण? सेटन, स्लेयर, जोसेफ या फिर ये तीन? चाहे कोई भी किसी पर उंगली करे, पर अंत में ये तीनों ही इस वारदात के अपराधी थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं और किसी ने भी उन्हें इस घटिया अपराध करने से फोर्स भी नहीं किया था। इन तीनों ने एक मासूम लड़की की जान ली थी जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। सो इस अपराध के जिम्मेदार वो खुद हैं। इस घटना की सबसे अजीब बात यह थी कि एल्सी की बॉडी का पता लगाने में लगभग 9 महीने लगे थे और पुलिस इस बारे में कुछ कर भी नहीं रही थी। अगर रॉयस खुद इस घटना को लेकर आगे नहीं आता तो शायद एल्सी की बॉडी कभी भी डिस्कवर ही नहीं होती। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि एल्सी के फैमिली पर क्या बीती होगी, पर उम्मीद करता हूँ कि समय ने उनके दुख को थोड़ा कम जरूर किया होगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं हम आज की ये
ट्रू क्राइम की पहली केस। और मिलते हैं अगले एपिसोड पर। तब तक यू गाइस कैन वॉच दिस और दैट मूवी रिकैप। बाय बाय एंड टेक केयर।